हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष। वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। आज की सबसे बढ़िया अच्छी खबर जो आ रही है वो ये है, आई हैव मेड इट टू द डीन्स लिस्ट ऑफ माई यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के डीन्स लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया फॉर द विंटर सेमेस्टर। ये क्यों हुआ है, क्या है, ये सब क्या होता है वो भी दिखाता हूँ आपको। उसके बाद आज हम एक छोटा सा कंपैरिजन करने वाले हैं इंडियन और कनेडियन एजुकेशन सिस्टम में। कंपैरिजन भी नहीं, हम ये देखने वाले हैं कि दैट हाउ टू एस, मतलब कनेडियन एजुकेशन सिस्टम में आप और सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो। क्योंकि यार मैं तो पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छा हूँ नहीं, ठीक है। उसके बाद भी मेरे सारे सब्जेक्ट में A+ आए, 95+ मार्क्स आए, ऊपर से मुझे डीन्स लिस्ट का एक्स्ट्रा ऑनर भी मिल गया। तो यार देखते हैं क्या है, कैसे फिगर आउट किया मैंने, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, दिस इज जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर कोई डिफरेंटली फील करता है, किसी को लगता है मैं गलत हूँ, ऑफ कोर्स लग सकता है, एंड यू आर वेलकम, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन ओपिनियन। मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप भी मेरे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करोगे। ये वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आप अपनी एजुकेशन पे अभी 20 लाख से 30 लाख रुपए लगाने वाले हो, अपनी सेटल्ड लाइफ को इंडिया में छोड़ के कनाडा जाने वाले हो। तो आपको इस वीडियो पे अपने 10 मिनट 15 मिनट स्पेंड करना बनता है कि आप जहाँ जा रहे हो, उस जिस काम के लिए जा रहे हो, स्टडी परमिट पे जा रहे हो ना, पढ़ने जा रहे हो, तो यार उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, आपके काम आएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि यार इंडिया की पढ़ाई बड़ी थ्योरी वाली होती है और जो वेस्टर्न एजुकेशन होती है वो बहुत प्रैक्टिकल होती है, इसमें कितना सच है। उसके बाद कनाडा में सेमेस्टर्स कैसे होते हैं, उसके बाद कनाडा में असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स कैसे होते हैं, इनके एग्जाम्स में चीटिंग होती है। उसके बाद कोर्स एंड क्रेडिट्स के बारे में बात करेंगे कि कोर्स सिलेक्शन कैसे होता है, एंड फाइनली मैं आपको टिप्स दूंगा कि यार आप कैसे सक्सीड कर सकते हो। तो जो हम बचपन से सुनते हैं ना, वो बिल्कुल सच है। मैंने सेम सब्जेक्ट अपने अंडर ग्रेजुएट में भी पढ़ा है और यहाँ पे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहा हूँ, एंड आई कैन से कि जिस टीचर ने मुझे 3 महीने में, जिस कनेडियन टीचर ने मुझे 3 महीने में इंग्लिश में, ठीक है, अपनी कनेडियन एक्सेंट में जितने बेहतरीन तरीके से मुझे वो सब्जेक्ट समझाया है, वो मुझे मेरे इंडियन टीचर 6 महीने में सॉरी नहीं समझा पाए थे। एंड आई थिंक ये मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है कि कनाडा में जो भी टीचिंग होगी वो बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। हर 5 मिनट में टीचर आपको रियल लाइफ एग्जांपल से ही रिलेट करके बताएगा दैट इन रियल लाइफ आप ऐसा करोगे, इन रियल लाइफ, इन एक्चुअल लाइफ, इन प्रैक्टिकलिटी आप ऐसा करोगे। इंडिया में मेजरली थ्योरी ही पढ़ाई जाती है। मेजरली से मेरा मतलब है कि 80% थ्योरी पढ़ाई जाती है, 20% आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। उसके बाद जो कनाडा का मेरा कोर्स है ना, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, दैट वो कोर्स मुझे ना मार्केट रेडी कर रहा है। कैसे कर रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंटिंग का जो कोर्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, उसके अंदर ना मुझे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जो भी है, वो सब रियल लाइफ की दी जाती है, असली प्रॉब्लम दी जाती है। रियल अकाउंटेंट जो मुझे टीचर पढ़ा रहा है, दैट इज अ CPA, वो सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट है जो मुझे पढ़ा रहा है। जो मेरे लॉ का टीचर है, दैट इज अ लॉयर, रियल लाइफ लॉयर जो मुझे पढ़ा रहे हैं। तो यार जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, मैं कह रहा हूँ जितने पैसे मैं दे रहा हूँ वो भी कम है। इंडिया में क्या होगा, इंडियन एजुकेशन आपको सिखा देगी, आपको फाइनल एक एग्जाम ले लेगी, आप नंबर ले आओगे, लेकिन आपको सीखना तो ऑन द जॉब ही जाके पड़ेगा। लेकिन कनाडा में आप कोर्स से निकलते ही मार्केट के लिए रेडी हो गए। उसके बाद जो यहाँ पे सेमेस्टर में बेसिकली जो पढ़ाया जाता है ना, वो एकदम नो BS अप्रोच होती है, एकदम नो बुलशिट अप्रोच होती है, एकदम लेटेस्ट कोर्स मटेरियल होता है, ठीक है, जो हर सेमेस्टर अपडेट होता ही होता है। रूल है अपडेट, हर सेमेस्टर अपडेट होगा। अगर टीचर जनवरी से मई में वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो मई में भी उसको अपडेट करेगा ही करेगा। इंडिया में सबको पता है हम कितना आउटडेटेड मटेरियल पढ़ रहे हैं। भाई साहब 1990 की बुक से पढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स टीचर्स को पता होता है कि ये हम ओल्ड मटेरियल, टीचर्स हमें बता भी देते कि नहीं बेटा इसको नहीं पढ़ना, ये आउटडेटेड है, लेकिन स्टिल वाई अभी तक क्यों सिलेबस अपडेट नहीं हो रहा। उसके बाद बात करते हैं सेमेस्टर्स कितने होते हैं। तो यार इंडिया में नॉर्मली 2 सेमेस्टर होते हैं, एक दिवाली से पहले, दिवाली के बाद वाला। कनाडा में यहाँ पे 3 सेमेस्टर होते हैं। सबसे पहले विंटर सेमेस्टर होता है जो 3 महीने लास्ट करता है, 3 साढ़े 3 महीने, ठीक है, जिसके अंदर आप 3 से 5 कोर्सेज ले सकते हो। ये सेमेस्टर मेरी रैंक में नंबर 2 पे आता है। नेक्स्ट सेमेस्टर होता है मे इनटेक, जिसको हम समर इनटेक भी बोलते हैं। ये यूजुअली ना फास्ट ट्रैक सेमेस्टर होता है, मतलब इसके अंदर आपको पूरा 90 डेज का सेमेस्टर नहीं होगा। इसके अंदर जो आपको 3 महीने में पढ़ाते थे वो आपको ये लोग 45 डेज में पढ़ा देंगे। उसके बाद आता है सबसे बढ़िया इंटेक जो होता है, वो होता है फॉल इंटेक, सितंबर इंटेक। ये इसके भी नॉर्मल 3 महीने का सेमेस्टर होता है। ये सेमेस्टर मेरी रैंक में नंबर 1 पे आता है। भाई सबसे बढ़िया सेमेस्टर ये क्यों है मैं बता देता हूँ। आपने $15,000-16,000 एक साल की फीस भरी, तो यार वो जो फीस है ना, वो फीस का 75-80% हिस्सा आप 2 सेमेस्टर में कंज्यूम कर लोगे। तो उस 15,000 की फीस का $11,000-12,000 आप उसके बाद जनवरी में
में विंटर में कंज्यूम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको फीस भरनी होगी समर की, तो समर में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो जब आपके कॉलेज का स्केड्यूल्ड ब्रेक होता है तो उस टाइम आप फुल टाइम काम कर सकते हो, जिससे आप अगले सेमेस्टर की या उससे अगले सेमेस्टर की फीस निकाल सकते हो। तो सबसे बढ़िया सेमेस्टर है कि आप फॉल में आओ, 2 सेमेस्टर पढ़ाई करो और समर में आप फुल टाइम जॉब इतने में आप ढूंढ ही लोगे। अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो सब जानना चाहते हैं। कनाडा में असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और एग्जाम्स किस तरीके से होते हैं, कितने असाइनमेंट दिए जाते हैं, मैं एक एक करके आंसर करता हूँ। तो यार नॉर्मली ना वीकली असाइनमेंट होते हैं यहाँ पे। हर टीचर आपको वीक में असाइनमेंट देता है। और क्लासेस कितनी होती हैं, एक सब्जेक्ट की एक वीक में एक ही क्लास होती है 2 से 3 घंटे की, दैट्स इट, ठीक है। वो भी मैंडेटरी नहीं है आपको अटेंड करना। टीचर अभी तो फिलहाल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जूम पे, तो वो रिकॉर्ड करके सेशन डाल देते हैं और आप अपने टाइम पे उसको देख सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स, कितने एग्जाम होते हैं, तो यार अभी तक जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं, मैं अपना 5th सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ अभी, 3 सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ मैं, 5वां पढ़ रहा हूँ। तो एग्जाम्स तो एक ही पैटर्न है, वीकली आपको असाइनमेंट देना होता है। उसके बाद आपका एक मिड टर्म होता है जिसकी वेटेज 35 to 40% होती है। उसके बाद एक फाइनल एग्जाम होता है जिसकी भी वेटेज 40% करीब करीब होती है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं या नहीं होते, तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में यूजुअली, हमेशा नहीं, नॉट 100% ट्रू, ग्रुप प्रोजेक्ट यूजुअली नहीं होगा। MBA में हालांकि ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप MBA ले रहे हो तो आपके ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स ग्रुप प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे आपको। एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, ओहो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यार एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, तो एग्जाम्स बहुत ही एवरेज आते हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी मुश्किल एग्जाम नहीं आता। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी आप इजीली पास हो जाओगे, इजीली। तो यार जिन बच्चों का इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं होता, जिनका बैकग्राउंड इतना स्टूडियस नहीं होता, वो भी यहाँ पे बहुत आराम से पास हो जाते हैं। टीचर्स ऐसे अपने इंडिया की तरह कुछ भी ट्रिक क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा मुश्किल क्वेश्चन ऐसा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं देते। जो उन्होंने पूरे सेमेस्टर पढ़ाया है, इनफैक्ट वो उससे भी इजी ही देते हैं। एंड वो पूरे सेमेस्टर आपको बताते रहते हैं कि यार दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, ये पढ़ना। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। चीटिंग होती है क्या? यार चीटिंग वैसे करनी तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन चीटिंग के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, चीटिंग नहीं होती यार, एक्चुअली टाइम नहीं होता। जैसे कि अभी मेरा एक एग्जाम था जिसमें ना 45 मिनट्स में 70 क्वेश्चन करने थे, तो यार मैं क्या अपना टाइम वेस्ट करूँ चीटिंग करने में। उसके बाद कुछ टीचर आपका सॉफ्टवेयर पे एग्जाम लेते हैं जिसके अंदर आप कोई भी बटन नहीं दबा सकते, ना ऑल्ट, विंडो, कमांड, कुछ नहीं दबा सकते। कुछ भी बटन दबाते ही टीचर के पास अलर्ट चला जाएगा। तो यार ठीक है। दूसरा हो सकता है एग्जाम प्रॉक्टर पे भी हो। प्रॉक्टर क्या होता है कि वो कैमरा ऑन करके एग्जाम होता है जिसके अंदर पता लगता है कि आप एक बार भी गर्दन घुमाओगे तो वो एक नोट कर लेता है। सारे एग्जाम ऐसे नहीं होते ऑफकोर्स। कुछ टीचर तो बोलते हैं कि आप एग्जाम डाउनलोड करो और 1 घंटे बाद सबमिट कर देना, चाहे आप जैसे मर्जी करो, ठीक है। ओपन बुक एग्जाम होता है यूजुअली। प्लेजरिज्म कितना सीरियसली लिया जाता है यहाँ पे, ओह माय गॉड, इसके बारे में मैं जितना स्ट्रेस करूँ उतना कम है। यहाँ पे प्लेजरिज्म बहुत सीरियसली लिया जाता है। प्लेजरिज्म क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉपी करना तो प्लेजरिज्म होता ही है। यहाँ पे छोटा जो आपको वीकली असाइनमेंट मिलता है जिसकी वेटेज 1% 2% होती है एक असाइनमेंट की, वो भी प्लेजरिज्म चेक होता है। यहाँ पे जो भी आप असाइनमेंट सबमिट करोगे, ईमेल के थ्रू नहीं सबमिट होता, सॉफ्टवेयर के थ्रू सबमिट होता है, ठीक है। और उस सॉफ्टवेयर में सिस्टम होता है कि वो प्लेजरिज्म चेक कर लेगा आपकी पूरी क्लास में से आपने किसी से कॉपी तो नहीं किया। तो प्लीज कुछ भी करना, असाइनमेंट थोड़ा बहुत गलत बना देना, अपनी जितना तुम्हें आता है भाई उतना करो, लेकिन प्लेजराइज मत करना। यहाँ पे प्लेजरिज्म बहुत सीरियसली लिया जाता है। मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझाता हूँ। टोटल आपकी फीस $16,000 है, उसमें से एक सब्जेक्ट की फी ना करीब $2,000-$2,500 पड़ती है। आपके सिर्फ एक असाइनमेंट प्लेजराइज करने की वजह से अगर आपको उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया या रिपीट करने को बोल दिया गया तो आपको वो $2,500 दोबारा देने पड़ेंगे। यार $2,500 कमाने में ना बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज प्लेजराइज मत करना। असाइनमेंट कच्चा पक्का जैसा आपको बनाना आता है वो बना दो। चीटिंग अगर आपको करना भी है, कॉपी किसी से इंस्पिरेशन लेनी है तो आप स्मार्टली लेना है, उसके अंदर कॉपी नहीं करना आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे असाइनमेंट्स किस तरीके से दिए जाते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर देते हैं ये लोग नॉर्मली, मूडल। आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज का अलग से अपना खुद का सॉफ्टवेयर होगा जिसके ऊपर आप काम करोगे। तो उसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स लिस्टेड होंगे। जैसे मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिस्टेड है, मेरा कमर्शियल लॉ लिस्टेड है, प्रोफेशनल राइटिंग लिस्टेड है। तो इस तरीके से होता है। नॉर्मली वीकली असाइनमेंट होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। एक मिड टर्म एग्जाम होता है जिसकी वेटेज 40% होती है और एक फाइनल एग्जाम होता है। सबसे बढ़िया बात नोट कर लेना, सबसे बढ़िया बात, जो मिड टर्म एग्जाम में आ गया, जितना सिलेबस मिड टर्म एग्जाम में आ गया वो फाइनल में नहीं आता। वाह, इससे बढ़िया, इससे अच्छी बात मुझे आज तक नहीं लगी। मतलब इससे पढ़ाई इतनी ईजी हो जाती है ना, इतना कम स्ट्रेस होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में कि भाई ये पूरी किताब है, ये पूरी किताब पढ़नी है, इसमें कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। आपको ब्रेक्स में पढ़ाया जाता है कि आपने मिड टर्म तक, ठीक है, एक बच्चा 5 यूनिट याद कर सकता है, एक इसकी लिमिट है। उसके बाद फाइनल एग्जाम में वो 6 से 7 यूनिट
यूनिट याद कर सकता है, दैट्स इट। अटेंडेंस टीचर पे डिपेंड करता है, कंपलसरी होती भी है, नहीं भी होती। मेरी तो अभी तक कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं आया जिसमें अटेंडेंस कंपलसरी हो, ठीक है। तो टीचर्स यूजुअली सब कुछ रिकॉर्ड करके जूम पे डाल देते हैं। ऑफ कोर्स टीचर्स आल्सो अंडरस्टैंड, सब बच्चे अलग अलग टाइम जोन में हैं, किसी की कुछ कमिटमेंट्स हैं, नहीं सब लोग लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है अपना मार्क्स बढ़ाने में, टाइमली सबमिशन ना यहाँ पे बहुत सीरियसली लिया जाता है। मेरे एक टीचर की पॉलिसी है, एक मेरा अकाउंट्स की जो टीचर है उसकी पॉलिसी है कि अगर आप 1 मिनट लेट हो, फॉर एवरी 1 मिनट यू आर लेट, मैं आपके 10% नंबर काटने वाली हूँ। नहीं समझे? अगर मेरा असाइनमेंट 9 बजे ड्यू था, मैंने 9:01 पे सबमिट किया, तो मेरे 10% कट गए। अब मुझे 9 में से नंबर मिलेंगे, 10 में से नहीं मिलेंगे। अगर मैंने 9:02 पे सबमिट किया तो मुझे 8 में से नंबर मिलेंगे। तो यार कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे असाइनमेंट्स अप टू द मार्क नहीं थे, मेरे असाइनमेंट्स परफेक्ट नहीं थे, एकदम 100 में 100 वाले असाइनमेंट नहीं थे, थोड़ी बहुत गलती थी इधर उधर, लेकिन मेरे टाइमली सबमिट करने की वजह से मुझे टीचर ने 95+ दिया, 100 भी दिया। ये तो भाई अब ऐसा टॉपिक आ गया जिसको सब जानना चाहते हैं। स्क्रीन शॉट ले सकते हो, पॉज करके पढ़ भी सकते हो। पासिंग मार्क्स इंडिया में होता है 33, बढ़ा के शायद अब 40 कर दिया है। कनाडा में पासिंग मार्क्स होता है 54। हाँ जी 54, दिस इज़ सीरियस। 54, 53 अगर आपके नंबर आए 100 में से तो आप फेल हो, फेल। आपको ये सब्जेक्ट दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, मतलब आधे से भी ज़्यादा नंबर लाने हैं। हाँ जी, आधे से भी ज़्यादा नंबर लाने हैं। 53 पे आप फेल हो गए, यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 54 टू गेट अ डी। 54 लाने पे भी डी आएगा। तो आप सोचो कि मैंने जो A+ मेरा ग्रेड तीनों सब्जेक्ट में आया उसके लिए मैंने कितनी मेहनत करी होगी। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कनेडियन एजुकेशन सिस्टम की लगती है, मैं फ़ैन हो गया था ये देख के, इस एजुकेशन सिस्टम का इतना कस्टमाइजेबल है ये एजुकेशन सिस्टम कि स्टूडेंट को ना खुद ही इंटरेस्ट जग जाएगा पढ़ने में। मुझे मेरे कोर्स वालों ने एक चेकलिस्ट दी हुई है कि भाई आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए 2 साल में ये सब करना है। ये लिस्ट लंबी है, मैंने स्क्रीनशॉट के लिए भी इतनी डाली है कि आपको ये सब करना है। ये सब आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको हम डिग्री दे देंगे। अब आपको इसको कैसे कंप्लीट करना है, किस सीक्वेंस में करना है, आपको मैथ्स पहले करना है, इकोनॉमिक्स बाद में करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाद में करना है, स्टैटिस्टिक्स पहले करना है, स्टैटिस्टिक्स साथ में, जो आपको अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है आप अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। क्या समझे? इनमें से कोई भी 3, 4, 5 कोर्स पकड़ लो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, उसको आप पढ़ लो उस सेमेस्टर और आप वो कर लो कंटिन्यू। तो यार इतना बढ़िया यहाँ पे कस्टमाइजेशन होता है। यहाँ पे अपने इंडिया जैसे नहीं कि भाई जो एक लाइन खिंच गई, जो बता दिया बोल दिया, 10 साल पहले जो हमारे यूनिवर्सिटी ने पास कर दिया, सारे कॉलेजेस में वही पढ़ाया जा रहा है, सब वही करिकुलम चल रहा है, कोई कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी अवेलेबल है कि आप अपनी नीड के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। वेटेज ऑफ एग्जाम्स क्या रहती है यहाँ पे, ये मैं आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ, सबकी सेम नहीं होगी, सबकी डिफर कर सकती है। जैसे मेरे एक टीचर का था कि अगर आप सारे वीकली असाइनमेंट देते हो तो मैं आपको 15% मार्क्स तो ऐसे ही दे दूंगी। उसके बाद मिड टर्म आप देते हो तो 40% मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो यार अगर आप होमवर्क एंड क्विजेस सारे दे देते हो, 15% आपके आ गए, मिड टर्म और फाइनल में आप एवरेज भी परफॉर्म करोगे ना तो आप इजीली पास हो जाओगे, इजीली। अब बात आती है हाउ टू सक्सीड इन द कनेडियन एजुकेशन सिस्टम। तो यार सबसे पहला जो आप टिप ले लो मेरे से, एंड ये टिप जब आप में से जब कोई भी बंदा कनाडा आएगा और जब एक्चुअली पढ़ाई करेगा कनेडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो आप इस टिप को याद करोगे कि ये जो वीकली असाइनमेंट के फ्री के मार्क्स है ना, 10 से 15% फ्री के जो आपको मिल रहे हैं, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, इसको ले लो, अपने असाइनमेंट टाइमली सबमिट करो। और ये फ्री के 10 से 15%, अप टू 20% भी है कुछ सब्जेक्ट में। तो एक सब्जेक्ट में इस सेमेस्टर पढ़ रहा हूँ जिसमें वीकली असाइनमेंट की वेटेज 20% है, आपको फ्री के 20% मार्क्स मिल रहे हैं। आधे पेज या 1 पेज का असाइनमेंट बनाना होता है जो आराम से 1 से 2 घंटे में बन जाता है, उसको सबमिट करने के लिए पूरा हफ्ता मिलता है। तो उसको बैठ के आप करो और उसको सबमिट करो, फ्री के 20% मार्क्स लो, आपको किसने रोका है। उसके बाद जो भी एग्जाम यहाँ बनाए जाते हैं ना, दे आर मेड इन अ वे दैट एन एवरेज स्टूडेंट शैल पास। एग्ज़ाम बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप आइल्स दे के आए हो, आपने यार अपना वीज़ा ऑफिसर को प्रूव किया है कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफर लेटर दिया है देख के, वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा दिया है, आपने सब आप अच्छे करके आए हो, आप यू आर अ कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल, आप सब कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे आके ना होपलेस नहीं होना, हार नहीं माननी, सब आप हर एग्जाम में आप पास होगे, हर एग्जाम में आप टॉप भी कर सकते हो, देयर इज नो बिग डील। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ना प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट प्रोफेसर होते हैं, एक्सट्रीमली स्वीट। मतलब मैं क्या बोलूँ कि एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे एक ना मेरा असाइनमेंट था जो कंप्यूटर पे करना था, उस सॉफ्टवेयर का एक इशू है, उस सॉफ्टवेयर में एक बग है, ग्लिच था, जो जिस सॉफ्टवेयर पे मुझे असाइनमेंट करना था कि मैक में ना उसका एक कंट्रोल की काम नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल मुझे कंट्रोल ई प्रेस करना है तो वो विंडोज़ में तो हो जाएगा, मैक में काम नहीं करता। तो मैं उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाया, मैंने असाइनमेंट सबमिट किया, मेरे यार 95 मार्क्स है, मैं दुखी।
मैंने टीचर को डाला मेल, मैंने कहा सर मेरे मैकबुक में ऐसी ऐसी दिक्कत है। मैंने तुक्का मार के देख लिया, मैंने कहा यार मान गया तो बढ़िया, नहीं माना तो कोई बात नहीं। मैंने डाला, मैंने कहा सर मेरे ना मैकबुक में ऐसे 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 दिक्कत था, तो इस वजह से मेरा एक क्वेश्चन नहीं हो पाया, इफ़ यू कैन, आप उसको जो कर सकते हो आप अपने हिसाब से कर दें। सर ने क्या रिप्लाई करते हैं, मेरे टीचर का रिप्लाई आया कि येस आई नो मैकबुक में ये इशू आता है, एप्पल डिवाइसेस में ये इशू आता है, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। मैंने आपको मार्क्स एडजस्ट कर दिया। मैंने देखा 100 on 100 कर दिया भाई ने। तो मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच। उनको पता था कि ये यार मैकबुक वालों को इशू आता है, मैंने इशू एक्नॉलेज किया, दैट मीन्स मुझे उस क्वेश्चन की नॉलेज है, तो उन्होंने मुझे 100 on 100 मार्क्स दे दिए। यही थी शॉर्ट वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो भी मुझे बताना। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है कमेंट्स में पूछो, आपके क्वेश्चन से दूसरों का तो फ़ायदा होगा ही, इनफैक्ट मुझे भी ना रिसर्च करने का मौका मिलता है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग ऐसे पूछते हो कि जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता होता, तो मैं पढ़ के उसको रिप्लाई करता हूँ, तो उसमें आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस पूछो, सबका फ़ायदा होगा, आपको भी, आप भी एंगेज करो, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या पता आपकी प्रॉब्लम कोई दूसरा स्टूडेंट हल कर दे कमेंट्स में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड वंस अगेन 3000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करवाने के लिए आप सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो यार मेरा जो मोटिवेशन है ना यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, वो जब मैं एक वो वाला कमेंट देखता हूँ ना, थैंक यू वाला, कि यार हाँ आपने मेरी मदद करी, आपकी इस वीडियो से मुझे ये हेल्प मिली, मेरा ये काम बन गया, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। या मैं देखता हूँ कि एक कम्युनिटी बन रही है, एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसकी 4 स्टूडेंट हेल्प करने आ रहे हैं, तो बस यही बहुत है, इसीलिए मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। यार थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।